20 जुलाई को जो लाठीचार्ज करा गया था छात्रों के ऊपर, क्या उसने इस आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम करा? कह सकते हैं, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन लाठियों के बाद भी जब पॉलिटिकल पार्टीज कैसे समझेंगी जेन-ज़ी को? क्योंकि ये तो किसी आइडियोलॉजी से भी जुड़े हुए नहीं हैं। छात्र जो है जमीन पे लेटे हुए घर भाई साहब टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। अब समझ रहे हैं शायद, इनको अब समझ में आ रहा होगा और इनको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि देखिए जनरेशन तो बदलती है। गोदी मीडिया के लिए क्या संदेश है, खास तौर पर जब वो कहते थे कि भाई भीड़ तंत्र नहीं बन सकते, ऐसे इस्तीफा हर किसी का नहीं हो सकता, ये तो लोकतंत्र है। ये बेचारे बताए क्या है, सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं। सोनम वांगचुक चीन का एजेंट है, सोरोस से फंडिंग हो रही है, बेचारी सरकार ही आके इनकी बेइज्जती कर देती है। तो क्या सर अब भारत की जो राजनीति है वो मंदिर मस्जिद धर्म के मुद्दे से हटकर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, क्या अब इसकी तरफ 100% अगले 4 साल में ये चीज और बड़ी होगी। तो ये जो इस्तीफा हुआ है, क्या ये जवाबदेही तय करता है या सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है? सर प्रोटेस्ट तो बहुत हुए, आपने देखे भी है, चाहे अन्ना आंदोलन हो या फिर पिछली बार का एसएससी प्रोटेस्ट। ये वाला जेन-ज़ी प्रोटेस्ट बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। बिल्कुल अलग था। मैंने बहुतों को पढ़ाया और उनकी आंखों में मरते हुए सपने देखे हैं। हमने आंदोलन करके बता दिया कि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था फ्लॉप है। मोदी जी से कुछ कहने का मौका मिलता तो एक लाइन क्या कहते हैं? आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शिक्षक जिनका नाम लाखों एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक ऐसे मैथ्स मेंटर जिन्होंने सिर्फ गणित नहीं पढ़ाया बल्कि लाखों छात्रों का कॉन्फिडेंस भी बनाया है। ऑफलाइन क्लासरूम से शुरुआत करके इन्होंने डिजिटल एजुकेशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज इनके YouTube चैनल पर करोड़ों के करीब छात्र जुड़े हैं। लाखों सरकारी नौकरी पाने वाले विद्यार्थी इन्हें अपनी सफलता का श्रेय देते हैं और यही वजह है कि आज इन्हें देश के सबसे प्रभावशाली एजुकेटर्स में गिना जाता है। और हाल ही के वर्षों में शिक्षा, युवा और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के कारण ये कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में रहते हैं। आइए जोरदार स्वागत करते हैं अभिनय शर्मा सर का। थैंक यू वेरी मच। और पूरा देश इस वक्त एक ही चीज पर बात कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये सबसे बड़ी जीत है या आंदोलन में बहुत कुछ बाकी है सर? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जीत की शुरुआत जो होनी थी वो इस इस्तीफे से हुई है। इस्तीफे से जीत की शुरुआत हो गई, शिक्षा व्यवस्था बदलने की शुरुआत हो गई, देश की एक नई तस्वीर लिखने की शुरुआत हो गई, ये कह सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी समस्याओं से बच्चों को जूझते हुए देखा है, उन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करते हुए भी देखा है। लेकिन देश में कितनी भी बड़ी-बड़ी समस्याएं आई, लोगों ने आवाज़ उठाई, विपक्ष ने आवाज़ उठाई, सबकी आवाज़ को दबा दिया गया ये कहते हुए कि नहीं सब अच्छा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आवाज़ का फ़र्क सरकार के ऊपर पड़ा है और इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है कि जहाँ पे इनके लोग ये कहा करते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वहाँ इस्तीफा हो गया। तो कह सकते हैं कि सरकार को झुका दिया गया। तो ये जो इस्तीफा हुआ है, क्या ये जवाबदेही तय करता है या सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है? नहीं, इसका मतलब ही यही है कि जिस इंसान को आपने शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी और उसके कार्यकाल में शिक्षा का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, अच्छे स्कूल्स नहीं बन रहे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप ठीक से लागू नहीं कर पाए, बेरोजगारी नहीं कम हुई जो आपने कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगारी को भी कम करेगी। इतनी सारी जो बातें थी आपके कार्यकाल में, लगातार पेपर लीक हो जाते हैं। 2024 में नीट पे आवाज़ उठती है और ये बताते हैं कि संजीव मुखिया नाम का एक मास्टरमाइंड है और वो मास्टरमाइंड बेल पे आ जाता है क्योंकि सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती और अभी 2 दिन पहले सीबीआई उसको बरी कर देती है कि उसका रोल नहीं था। तो अभी आपने देखा होगा इस्तीफे से पहले प्रधानमंत्री जी यही बताने आए कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और लोगों को सजा देंगे। अब सवाल एक और बड़ा ये आ गया कि आप सजा किसको दोगे? आप तो सही आदमी को पकड़ ही नहीं पा रहे हो। आपने जो संजीव मुखिया को पकड़ा, बाद में आपने उसे बरी कर दिया, तो लोग आप पे कैसे भरोसा करें? तो लोगों के भरोसे को मजबूत करने के लिए पहला कदम जो आज सरकार द्वारा उठाया गया वो था कि इनका इस्तीफा।
उम्मीद थी आपको कि इस्तीफा होगा, खासकर 100 जब 100% उम्मीद थी मुझे। मैं लगातार ये बात कह रहा था। कल रात को भी जब मीडिया से इंटरव्यू मैं कर रहा था तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि सर, सूत्रों के हवालों से पता चला है कि लोग इस्तीफा नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ मीडिया के सूत्रों का कि ये वो मीडिया है जिसने मौत से पहले धर्मेंद्र को मार दिया था। तो अब 100% इस्तीफा होगा। सरकार ने वक्त लिया है और सरकार संवेदनशील थी, लेकिन सरकार ने इसके बाद ये समझ लिया है कि ये देश सिर्फ सरकार से नहीं चलेगा, लोगों से भी चलेगा। जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनके फीडबैक से भी चलेगा। तो मोदी जी पर कुछ सीधा असर पड़ेगा इसका? हाँ, मोदी जी पे असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। मोदी जी को ये समझ में आएगा कि अब ऐसे ही किसी के हाथ में किसी भी व्यवस्था को नहीं दिया जा सकता जो सिर्फ 5 साल यही कहता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी को ये समझ आ गया कि शिक्षा व्यवस्था की बात है तो नेतृत्व शिक्षा मंत्री को लेना पड़ेगा, रेल मंत्रालय की बात है तो रेल मंत्री को नेतृत्व लेना पड़ेगा। हर आदमी को अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी उठानी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो ये लोग फिर उन्हें भी हटाने की बात करेंगे। सरकार कहाँ फेल हो गई कि वो इस आंदोलन को समझ नहीं सकी और खासकर इसे तोड़ भी नहीं सकी? देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बट मैं इसे गलत मानता हूँ। सरकार क्यों तोड़ेगी आंदोलन? क्या सरकार को संविधान ये पावर देता है? लोगों को आंदोलन करने की इजाजत या अधिकार संविधान से मिलता है। हम्म। बट ये बहुत मीडिया भी नैरेटिव चलाए कि शायद सरकार फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? सरकार को क्यों तोड़ना था आंदोलन? अभी टूटा ना आंदोलन, अनशन भी टूटा, आंदोलन भी टूटा, खत्म हुआ ना। मांग के साथ खत्म होना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, आपने लाठी डंडे चढ़ा दिए? ये बात हम कर भी क्यों रहे हैं कि सरकार इस आंदोलन को भांप नहीं पाई? सरकार को क्यों भांपना है? जब भांप पाई तो उसने एक्शन लिया। यही होना चाहिए हर आंदोलन का स्वरूप। तो बहुत सारे लोग मीडिया के भी आ जाके गिनाएंगे सरकार पहचान नहीं पाई, वरना पहले ही खत्म कर देती। तो इससे तो नुकसान है ना। आप सरकार को आइडिया दे रहे हैं, तब आप देश हित में कहां बात कर रहे हैं? तो देश हित की बात मतलब आंदोलन ठीक था, आंदोलन की मांगे ठीक थी। और अभी तो इस्तीफा हुआ है, उसके बाद रिफॉर्म्स की बारी है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो एग्जाम सिस्टम में हो। अभी बहुत कुछ बाकी है। देश हित में जब इस्तीफा दिया गया शिक्षा मंत्री का, तो सच में क्या सिस्टम में सुधार आ पाएगा, परमानेंट वाला? नहीं, परमानेंट वाला नहीं। देखिए क्या होता है ना कि जो एक कंपनी अगर बहुत करप्शन कर रही है, उसके नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोग कामचोर हो चुके हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अकेले उसके सीईओ को हटा दिया जाए तो कंपनी ठीक चलेगी। नया सीईओ आएगा, वो लोगों को बदलेगा, तब जाकर के वो व्यवस्था बदलेगी। तो उसमें वक्त लगेगा। ऐसा कोई रोबोटिक मशीन जैसा सीन नहीं है। शिक्षा मंत्री को हटाया, शिक्षा व्यवस्था एकदम जबरदस्त हो गई, अब सब कुछ ठीक चलने लगेगा। अभी इसको खराब होने में इतना वक्त लगा है। हम लोग लगातार इस चीज को एक्सेप्ट करते रहे। आवाज हम लोगों ने उतने बुलंद तरीके से नहीं उठाई। आज जब ऐसा हुआ है तो उसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा। कल को सर अगर दोबारा पेपर लीक होता है, खास तौर पर फिर से मांगा जाएगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तो क्या हम डॉक्टर को नहीं बदल रहे बार बार, बल्कि बीमारी को ठीक करने के बजाय? नहीं नहीं, तो कौन ठीक करेगा उस बीमारी को? ठीक कौन करेगा? वो शिक्षा मंत्री का ही काम है। और हमने ऐसा नहीं, जब एक डॉक्टर के पास आप लंबे समय तक ट्रीटमेंट कराते हैं, तब अगर नहीं इलाज ठीक से हो रहा है तो डॉक्टर भी बदलते हैं। ऐसा थोड़ी है। 12 साल दिए हैं इस सरकार को और शिक्षा मंत्री को भी एक लंबा टाइम दिया है। आप नई बीमारी ठीक कर पाए तो डॉक्टर को बदलना लाजमी है। उसमें गलत क्या है? हर कोई बदलता है। क्या है इस देश में बड़ी बीमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर? क्या सुधार करने चाहिए मूलभूत? ऐसा लगता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग सिस्टम में पहुंच चुके हैं जिनको लगता है कि वो वोट देकर जीत कर आ गए, बस उनका काम खत्म हो गया। अब उनको ना जनता के फीडबैक से मतलब है। गांव में बैठा हुआ एक बच्चा जिसके माँ बाप खेती करते हैं, वो भी किसी दूसरे की जमीन पे, वो अपने परिवार का स्टेटस कैसे बदले? आप बताइए। मजदूरी करते हैं पिताजी, वो अपने परिवार का स्टेटस कैसे बदले? उसके पास एक शिक्षा ही ऐसा औजार है जिससे वो अपना स्तर बदल सकता है, परिवार का स्तर बदल सकता है। तो डर यही है कि आज इस पेपर लीक से, इस खराब शिक्षा व्यवस्था के डर से लोग किताबें छोड़ रहे हैं। और जब लोग किताबें छोड़ने लगेंगे तो आगे आने वाले भारत की तस्वीर कितनी खराब होगी। तो वो भरोसा शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में लोगों का आए, उसी के लिए इस्तीफा हुआ है और वो लौटेगा जरूर। अगर कल को पेपर लीक रुक भी जाए, तो
सरकार के अंदर नौकरियों की तो बेहद कमी है, साथ में शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है वो चरमराया हुआ है। औ तो फिर सॉल्यूशन क्या निकलता है? नहीं, सॉल्यूशन देखिए सरकार को निकालना है, हम लोग सुझाव दे सकते हैं। बाकी एट द एंड तो सरकार को देखना है ना, जिसको चुन के भेजा है, जिसको शिक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी दी है, जिनको देश की ज़िम्मेदारी दी है। हम टीचर हैं, बच्चे छात्र हैं, वो क्या है? ये तो सरकार को तय करना है कि ये 5वीं क्लास तक इसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, 12th के बाद इसको कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए उतने कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं या नहीं है, ये सरकार को डिसाइड करना है। हमने आंदोलन करके बता दिया कि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था फ्लॉप है, तुम्हारे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। अब तुम देखो इसे कैसे ठीक करोगे, नहीं करोगे तो फिर अगला आंदोलन होगा। बात ये है। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज करा गया था छात्रों के ऊपर, क्या उसने इस आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम करा है? कह सकते हैं, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन लाठियों के बाद भी जब आंदोलन खत्म नहीं हुआ, तब सरकार को समझ में आया कि ये लोग डरने वाले नहीं हैं, इतनी आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। ये एक नई जनरेशन है, ये जेन ज़ी जनरेशन है, ये अपने माँ-बाप की भी अंधभक्ति नहीं करती। ये इनके माँ-बाप भी जहाँ गलत हों, ये उन्हें बोल देते हैं। ये वो जनरेशन है जो अपने माँ-बाप से भी गुस्सा होती है। हम उस जनरेशन के लोग हैं जो अपने माँ-बाप से कभी गुस्सा नहीं हुए। लेकिन ये जेन ज़ी जनरेशन बिल्कुल अलग है। हम दोस्त बनाने से पहले 10 बार सोचते थे और एक दोस्ती को बहुत लंबा चलाते थे। ये लोग दोस्त बनाते भी जल्दी हैं और दोस्ती में धोखा हो जाए तो उसको भुलाते भी जल्दी हैं। इनका सब कुछ शॉर्ट टर्म है, मेमोरी से लेकर के एवरीथिंग। ये अभी दोस्त बनाएँगे, उस दोस्त को उधार भी दे देंगे और वो समय पर नहीं वापस देगा तो भी इनके लिए इट्स ओके है। और ये क्या कर रहे हैं आपको बुरा लगता है, इससे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बुरा लगता है हम ये कर रहे हैं। तो ये नई जनरेशन है, मैंने भी पिछले 2 साल में इस जनरेशन को जाना है। उससे पहले मैं भी नहीं जानता था, जब मेरे साथ भी ऐसे लोग आए, उन्होंने काम किया, तब मैंने जाना कि ये जनरेशन मतलब बहुत कमाल की है। इसको आप धर्म की बातों में, इसको आप जाति की बातों में, इसको आप आस्था की बातों में नहीं उलझा सकते, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब थे तब, हमारे पिताजी जब थे, जब 2 पीढ़ियों की सोचते थे, हम थे तब 1 पीढ़ी की सोचते थे। ये किसी के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं। इनको सैलरी मिली, इनको मतलब नहीं है सेव क्या करना है। इनको पहाड़ दिखते हैं, इनको प्रकृति दिखती है कि यार घूमना है मुझे, जीना है जीवन। तो ये बहुत अलग टाइप के लोग हैं। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन गालियों के रूप में निकालते हैं। ये अंदर कुढ़ के नहीं रहते, ये मूव ऑन जल्दी कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस जनरेशन में हैं जो सीखने की हैं, बहुत कुछ सीखने का है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे समझेंगी जेन ज़ी को? क्योंकि ये तो किसी आइडियोलॉजी से भी जुड़े हुए नहीं हैं। अब समझ रहे हैं शायद, इनको अब समझ में आ रहा होगा और इनको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि देखिए जनरेशन तो बदलती है। हमने एक्सेप्ट किया ना ब्लिंकिट को, हमने एक्सेप्ट किया जेप्टो को, 19 साल 20 साल के लड़कों ने बनाया। तो उन लोगों की सोच को, उन लोगों की अच्छी चीज़ों को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम उस जनरेशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। आज स्विगी से 30 मिनट में खाना आ जाता है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हम उस जनरेशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। ये जनरेशन हमारे हिसाब से नहीं चलती। ये अगर पापा 4 लोगों के सामने तेज आवाज में डांट दें तो ये कह देती है कि पापा मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, यू कैन नॉट चोट ऑन इट, आप उस पर चोट नहीं कर सकते। तो ये अलग टाइप की जनरेशन है। इस आंदोलन में इसको, इस जनरेशन को इस बार समझ आ गया कि नहीं यार, शिक्षा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसमें कितने ऐसे लोग थे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। मैं मिलता था इतने लोगों से, उनको पता चला यार देश हित में बात नहीं हो रही, चलो भाई आ गए तुरंत, और इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। सोचिए लाठियां खाने के बाद नहीं थमे, और 10 लोग बढ़ गए। लाठी खाने के बाद मैं कितने ऐसे लोगों से मिला हूं जो जंतर मंतर पे स्टेज के आगे लेटे हुए हैं, पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, आंख सूजी हुई है, उसके बाद लेटे हुए हैं। इसमें लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए। इन सब चीजों के लिए सरकार जिम्मेदार थी कि सरकार ने इतने दिनों तक इन लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया। वो एक सरकार का बहुत गलत फैसला था। किसकी जीत बताएंगे सर? ये छात्र की या छात्रों की विपक्ष की? नहीं, छात्रों की जीत है। क्योंकि नेताओं तो अभी लाइन में लग जाएंगे, हमारे चक्कर में हुआ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए छात्रों की जीत थी। इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दे आए, चंदा चोरी आया, वोट चोरी आया, इथेनॉल आया। उस सब के बाद भी विपक्ष कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाया। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष के लोग भी अब पेपर लीक पे आवाज उठाने लगे थे। तो ये सबकी संगठित आवाज है, सबको श्रेय मिलना चाहिए। सबने उस आवाज को बुलंद किया। इस आंदोलन के बाद क्या जेन ज़ी की इमेज बदल जाएगी? खासकर बुजुर्ग लोग जो समझते थे कि ये रीलबाज जनरेशन है या फिर ये बदतमीज है, इसके बाद कुछ असर पड़ेगा इमेज? देखिए बदतमीज की कोई डेफिनेशन नहीं है।
आप संस्कारी। हाँ, मतलब कैसे उसके डेफिनेशन की बात की जाए। ये लोग कहते हैं कि हमारे दादा बदतमीज थे जिन्होंने मेरी मम्मी को पूरे जीवन घूंघट में रखा। इनकी बदतमीज की डेफिनेशन अलग है। मेरे पापा जो मेरी मम्मी पे अत्याचार करते थे और बाबा उसके बाद भी उनको कुछ नहीं कहते थे, तो बाबा बदतमीज थे। तो बदतमीज की कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये उनको बताएं वो उनको बताएं। इसका क्या पैरामीटर है, कौन तोलेगा? अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने हक की बात कर रहा है, तो उसको बदतमीज नहीं कहा जा सकता। ये जनरेशन फास्ट है, इंस्टाग्राम पे है, बहुत तेजी से एक दूसरे से जुड़ जाती है। आपने देखा ही कॉकरोच जनता पार्टी पे 4 दिन के अंदर 22-23 मिलियन लोग जुड़ गए थे। तो अलग जनरेशन है और सरकार को भी ये समझना पड़ेगा। मैंने भी थोड़े दिन पहले ट्विटर पे भी लिखा था कि बहुत सारे नेता आउटडेटेड हो गए। आउटडेटेड का मतलब है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस जनरेशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप कब तक के? मीडिया का जो गिरता हुआ ग्राफ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये जनरेशन अपना मोबाइल लेके घूमती है, इसको किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। ये खुद खबरों को कवर करके डालना जानती है। ये खुद डालना चाहती है कि दिवाली पे किसी घर की तस्वीर पे अगर लड़ी लाल और नीली जल रही है तो उसकी फोटो खींच के कैसे बताना है कि देखिए घर की स्थिति क्या है। तो ये अलग टाइप की जनरेशन है साहब। तो क्या सर अब भारत की जो राजनीति है वो मंदिर मस्जिद धर्म के मुद्दे से हटकर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, क्या अब इसकी तरफ 100% अगले 4 साल में ये चीज और बड़ी हो जाएगी कि ये जो जनरेशन है ये स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करेगी, शिक्षा व्यवस्था पे बात करेगी, ये जनरेशन एग्जाम सिस्टम पे बात करेगी। बिल्कुल ऐसा होगा। गोदी मीडिया के लिए क्या संदेश है, खास तौर पर जब वो कहते थे कि भाई भीड़ तंत्र नहीं बन सकते, ऐसे इस्तीफा हर किसी का नहीं हो सकता, ये तो लोकतंत्र है। ये सब ये बेचारे पता है क्या है, सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं। सोनम वांगचुक चीन का एजेंट है, सोरोस से फंडिंग हो रही है, बेचारी सरकार ही आके इनकी बेइज्जती कर देती है। अभी एमईए से बयान आया कि इस आंदोलन को कोई भी विदेशी फंडिंग का जानकारी नहीं मिली है। इनके 2 बड़े नेता जाकर के उसी सोनम वांगचुक, उसी चीन के एजेंट को जिसको ये बता रहे थे, जाकर के सूप पिलाते हैं। तो इनकी कितनी घोर बेइज्जती होती है। ये कहते हैं इस्तीफा नहीं होगा, मजाक लगा के रख रखा है, आंदोलन एकदम बेकार है, आंदोलन के लोगों को खराब कहते हैं। इनके नेता जाकर के आंदोलन के लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सम्मान देते हैं और कहते हैं अच्छा इस्तीफा भी होगा। तो मीडिया की किरकिरी हर तरफ से हो रही है। जनता से इसलिए हो रही है जनता के मुद्दे नहीं पहुंचाए, और सरकार से इसलिए हो रही है कि तुम जिस की चाटुकारिता कर रहे थे उसी ने आपकी चाटुकारिता को एक्सेप्ट नहीं किया। मीडिया का काम क्या था? जनता के फीडबैक, जनता के दर्द को सरकार तक पहुंचाना। सरकार तो खुद इनसे खफा है कि लोगों के अंदर इतना रोष था, इतना क्रोध था, तुमने उनकी आवाज को क्यों नहीं पहुंचाया? तो जनता भी खफा है मीडिया से, सरकार भी खफा है। फंडिंग से याद आए कि जितने भी गोदी मीडिया कहने वाले जो चैनल्स जिनको बताए जाते हैं, उनकी ज़्यादातर जो फंडिंग आती है वो सरकारी विज्ञापनों पर चलती है। अगर वो नहीं करेंगे तो कल को कोई और आएंगे। तो इसका सल्यूशन क्या है कि निष्पक्षता कैसे बनाई जाए मीडिया की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भी, क्योंकि पहले के ज़मानों में भी डीडी न्यूज़ यही काम करता था, सरकार का नैरेटिव चलाता था, सरकारी चैनल था। बट अब ये प्राइवेट चैनल्स ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि इनकी वो फंडिंग भी खत्म होगी। कैसे? क्योंकि अभी मीडिया का रेवेन्यू हर साल गिर रहा है, चैनल्स का रेवेन्यू हर साल गिर रहा है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आपको पैसा फंडिंग क्रेडिबिलिटी पे मिलती थी, अब आपको देखने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, टीआरपी पे मिलती थी। तो आपको कौन करेगा? तो या तो अब ये समझ जाएं कि इनका भविष्य भी अंधकार में है, क्योंकि इनको देखने वाली जो और एक पीढ़ी बची है वो भी धीरे धीरे करके अब निकलेगी। तो इनको देखेगा कौन? हम आप जैसे लोग या ये जेनजी जनरेशन तो मीडिया को देखती नहीं, इन चैनल्स को देखती नहीं। इसको तो इंस्टाग्राम से ही फुर्सत नहीं है। ये तो 11-11 घंटे इंस्टाग्राम पे बिताने वाले लोग हैं, आलसी लोग हैं। तो मीडिया जब बचेगी नहीं तो इसका सोल्यूशन निकालने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। अलग दौर आएगा मीडिया का भी। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि हर दौर में हमेशा राज दरबारी मीडिया का चेहरा चेंज हुआ है, रही तो हमेशा सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये बात भी सही है, बट इतना नहीं रही जितना इस सरकार में है। इस सरकार में हद हो गई। इस सरकार में तो प्रधानमंत्री को बार बार यही दिखाना कि आप भगवान का रूप हैं, आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनसे कुछ भी सवाल देश हित, देश के मुद्दों पे ना करके उनके पर्सनल जीवन का चित्रण करना बार बार कि इनका कार्यकाल बहुत बड़ा है। अभी आपने कल से भी देखा होगा एक रील आई मोदी साहब की, 300 मिलियन व्यूज का चित्रण चल रहा है। मोदी जी की रील्स पे 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज, तोड़ा रिकॉर्ड। यार 6.5 लाख रुपए मिलते हैं 300 मिलियन व्यूज, किसको चाहिए बताओ आप? सब कुछ बिक रहा है।
व्यूज, सब्सक्राइबर, कमेंट, सब कुछ बिक रहा है। आप उस दौर में व्यूज से तय होगा कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है। व्यूज या भीड़ डिसाइड करेगी या पॉपुलरिटी डिसाइड करेगी कि पीएम इज डूइंग गुड फॉर इंडिया, नहीं ना। वो आपके काम बताएंगे, लोगों का भरोसा, लोगों की उम्मीद बताएंगी कि पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। युवा आपसे नाराज है। क्या हमारी सरकार आज किसानों को एक अच्छा जीवन दे पा रही है, सम्मानजनक? नहीं। वो लोग खुद कहते हैं कि बेटा तुम लोग बाहर निकलो, पढ़ो लिखो, हमें ये खेती छोड़नी है। कल को कौन अन्न उगाएगा? डर इस बात का है। मजदूरों की क्या हालत है? आपने थोड़े दिन पहले देखा, मजदूरों का आंदोलन हुआ, खत्म हो गई बात कि जब जरूरत होती है तो लोग मजदूरों को रखते हैं, अगले दिन तुरंत निकाल देते हैं। कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। शोषण हो रहा है। आपके यहाँ भी 8 लोग बैठे हैं, 8 बजे आप इन्हें छोड़ोगे, 9 बजे छोड़ोगे, कुछ पता नहीं है। तो प्राइवेट नौकरी में शोषण हो रहा है, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। देश जाएगा किस दिशा में? यूथ समय खराब कर रहा है जंतर मंतर पे बैठ के, तो कैसे देश बदलेगा? जंतर मंतर पर भी जब कुछ कथाकथित गोदी मीडिया वाले चैनल्स गए थे तो उन एंकरों को वहां से हटा दिया गया, कुछ के साथ धक्का मुक्की भी देखी गई। तो क्या ये इनटॉलरेंस नहीं है कि सिर्फ हमें अपनी ही बात सुननी है, हमें अपनी ही चीज सुननी है जो वो करते हुए आए हैं, मैंने 1 महीने पहले भी या ये फिर बात ये कही खाई थी। इतनी गहरी हो चुकी कि अब सरकार इसे के पाटना मुश्किल है। मैंने 1 महीने पहले भी ये बात कही थी कि जब भी रिवॉल्यूशन आएगा, लोग शिक्षा व्यवस्था पे आवाज उठाएंगे, तो सबसे पहले मीडिया को खदेड़ा जाएगा। तो लोगों के अंदर वो संगठित 5-7 साल का गुस्सा है कि लोग कह रहे हैं कि जब हमारा दर्द तुम्हें दिखाना था तब तुमने नहीं दिखाया, अब तो हम खुद दिखाना सीख गए यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील के जरिए, तो अब तुम मत आओ। तो मत जाओ भाई। अभी भी आप टीआरपी के लिए जा रहे हो, अभी भी आप उस आंदोलन की नेगेटिविटी कर रहे हो कि लोगों को नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, ये बताने आप वहां जा रहे हो। भाई फुल फॉर्म नहीं पता, उसको अपने माँ बाप का इलाज तो एक अच्छे डॉक्टर से ही कराना है। बिल्कुल। हैं? आजादी के आंदोलन में पूछा गया था फ्रीडम की स्पेलिंग क्या है? नहीं तो आजादी नहीं मिलती। इन सब बातों को आप वहां जाके दिखा रहे हो। फंडिंग कहां से हो रही है, खाना कहां से आ रहा है, ये किस पार्टी की बी टीम है, ए टीम है, इसी पे तो मीडिया का फोकस था। ये कवरेज के लिए बच्चा कहे कि नहीं आप रोको, बच्चा कह रहे जी हमें नहीं चाहिए आपका ये मीडियागिरी, आप ले जाओ वापस, आ जाओ वापस। सर प्रोटेस्ट तो बहुत हुए, आपने देखे भी है, चाहे अन्ना आंदोलन हो या फिर पिछली बार का एसएससी प्रोटेस्ट। ये वाला जेनजी प्रोटेस्ट बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। बिल्कुल अलग था। इसमें डर नहीं था लोगों के अंदर। डर कैसे निकल गया सर, जब नेता और पॉलिटिकल पार्टीज ईडी के नाम से डर जाती है, टूट जाती है? बच्चों को तो आप ईडी और इन सब चीजों के नाम पे नहीं डरा सकते। FIR उनको जेल। आप ये कह लीजिए बाकी आंदोलन और इस आंदोलन में कि उनको इसमें अच्छी तरीके से समझ आ गया कि हमारे सरकार की नीयत और मनसा ठीक नहीं है एजुकेशन को लेकर के। उनके घर के लोगों के जब पेपर लीक हुए, रिश्तेदार के लोगों के पेपर लीक हुए, खुद पे जब बात आई तो उनको समझ में आया कि यार गलत हो रहा है। तो जो लगातार गलत हो रहा था वो सारे लोग संगठित हो गए और बात बड़ी हो गई। अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं सर। श्योर 100%। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सोनम, छात्र या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगर बंद होता तो क्या काम चल पाता? मुश्किल था। सबसे बड़ा झूठ किसने बोला, सरकार, विपक्ष, मीडिया या सोशल मीडिया? मीडिया। अगर टाइम मशीन मिले तो इस आंदोलन का आप कौन सा फैसला बदलेंगे? आंदोलन में सारी चीजें ठीक हुई। कुछ ऐसे लोग जो हमेशा ही रहेंगे। आप आगे भी कोई आंदोलन करेंगे तो आप नहीं कह सकते कि सारे लोग जो मंच से भी आएंगे उनकी किसी भी बात से किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, वो हमेशा रहेगा। भारत बहुत सारी विचारधाराओं का देश है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी चीज को बहुत गलत कह के कहते हैं कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी गलती होगी, आगे नहीं होगी। जो चीज इस आंदोलन में हुई वो पुराने के आंदोलनों में भी हुई है और आगे के आंदोलनों में भी उस तरीके की चीजें होंगी। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो भाजपा समर्थकों को आप कहना चाहेंगे लेकिन सुनना नहीं चाहते? वो सुनना नहीं चाहते। आप कहना चाहते लेकिन? वो सबसे कड़वी सच्चाई तो यही है कि देखिए, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हम सब इस देश के लिए हैं और कोई पार्टी कोई नेता देश नहीं है। तो हम सब देश से प्रेम करते हैं और जब भी बात देश हित की आए तो आप सबको एकजुट होकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ना ही किसी की अंधभक्ति इतनी करें कि अपनी तालियों पे अफसोस हो, ना ही किसी का, मैं कहता हूं, अंधविरोध इतना करें कि बाद में अफसोस हो, जो कि आप लोगों को हो रहा होगा। क्योंकि जितने भी ये लोग थे सरकार के चाहने वाले, उन सब लोगों के मुंह पे
बुरी तरह तमाचा लग गया, क्योंकि वो सरकार को डिफेंड करते रहे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आप नैरेटिव चलाते रहे, आपने इतना सरकार का सपोर्ट किया, और आगे से क्या हुआ कि सरकार उन्हीं लोगों से हाथ मिला के कह रही हम आपकी मांग मांगेंगे। तो आपका मुंह कितना सा रह गया? आपके साथ तो बुरा हुआ ना। आप पूछ लेते पहले सरकार से कि आप इनकी मान तो नहीं लोगे, या हम खड़े रहें, ऐसा कुछ कर लेते। बस केजरीवाल 2.0 बन सकता है? नहीं, उतना तो नहीं है। केजरीवाल इज वेरी क्लेवर एंड वेरी यूनिक पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स। वो बहुत चालाकी से हर चीज करते हैं, और उनको पकड़ना और उनके जैसा होना थोड़ा मुश्किल है। काफी पढ़ाई लिखाई भी की है उन्होंने, और पढ़ाई लिखाई से भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो उनके अंदर हैं वो बाकी लोगों के अंदर आना बड़ा मुश्किल है। एनटीए सुधर सकता है या बंद करके नया बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, एंटी तो नाम है, क्यों नहीं सुधर सकता? कोई जरूरत नहीं है बंद करने की, अच्छे लोग लेके आइए, सुधर जाएगा बिल्कुल। मोदी जी से कुछ कहने का मौका मिलता तो एक लाइन क्या कहते? मैं बस यही कहता कि जो चीजें भी आप जिस वेलफेयर की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं, तो जिन चीजों से लोगों का कल्याण होगा, लाइक हॉस्पिटल, उनसे चंदा लेना बंद करिए। एजुकेशन यानी स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब से चंदा लेना बंद करिए। जब आप इन सब से चंदा लेते हैं तो ये लोग उस चंदे की वसूली के लिए लोगों का शोषण करते हैं, और आप इसलिए इनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप चंदा ले रहे हैं। और दूसरी सेम चीज वही मीडिया भी, कि मीडिया भी इस देश के भविष्य की भागीदार है। तो ऐसे लोगों से एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी पैसे का लेन देन बंद करना पड़ेगा। अगर हम मीडिया को स्वतंत्र कहते हैं तो सरकार का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट का रियल हीरो सोनम वांगचुक जी या सीजेपी? अगर दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो सीजेपी। सोनम वांगचुक क्यों नहीं, जिसके पीछे सारे के सारे सोनम वांगचुक इज पार्ट ऑफ दैट आंदोलन। मैं ये कहता हूं कि आंदोलन एक अलग किस्सा है, सोनम वांगचुक उस आंदोलन का बेहतरीन हिस्सा है। सोनम वांगचुक अनशन इज द पार्ट ऑफ दैट बिग प्रोटेस्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट उसके पहले से भी था। मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, 40 लोग थे तब से देख रहा हूँ। जाकर के वहां लोगों को कह रहा हूँ कि आप सब आइए। सबसे पहले जाने वाला इन्फ्लुएंसर, शिक्षक, जो भी कह लीजिए, वो मैं था वहां। इनका हौसला बढ़ाने वाला मैं था। जब मैं वहां जाता हूं तो फिर लोगों को आता है कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में था हम क्यों लोग डरते हैं ऐसे, मैं सीजेपी को क्यों समर्थन करूंगा। अभी आप इस लड़की से पूछेंगे कि सीजेपी ने क्या बिगाड़ दिया, कोई भ्रष्टाचार कर दिया है? या उसका कोई नेता जो है इस्तीफा नहीं दे रहा है? कल परसों की बनी हुई पार्टी ने 2 मिनट के अंदर विजेता दहिया का रेजिग्नेशन ले लिया। ये नहीं ले पा रहे थे, इनको 31-32 दिन लग गए। तो बात यह है कि वो एक जो डर था कि लोग आना नहीं चाहते थे मुद्दे पे भी साथ, उसको हमने तोड़ा। मैं राहुल गांधी के साथ भी इसीलिए मैंने स्टेज शेयर किया, क्योंकि मैं चाहता था कि पेपर लीक की आवाज को बुलंद किया जाए, क्योंकि पेपर लीक को समझाना वो विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए, दोनों के लिए जरूरी है मेरा। क्योंकि इनको लगता है कि हम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप इस कंपनी को एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट चंदा लेकर दे रहे हैं, अपनी पार्टी में फंड लेके दे रहे हैं, और इसको पेपर भी कम दाम पे कराना है, तो ये उस पैसे की वसूली कहां से करेगी? ये नीचे से करेगी, नीचे वाले डायरेक्ट बच्चों से करेंगे पेपर लीक के नाम पे। तो सरकार को यह समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, बट यू आर इन्वॉल्व इनडायरेक्टली इन पेपर लीक। सवाल ये भी है कि आपको कभी डर नहीं लगता, खास तौर पर जब बड़े बड़े नेता, बहुत सारी एजेंसी से डर लगते, आवाज नहीं आती कि पापा अब बस? नहीं, ऐसी आवाज तो नहीं आती। ये जरूर आवाज आती है कि लोगों के लिए लड़ना है, देश हित के लिए लड़ना है, और इस देश के लिए ही चले जाना है लड़ते लड़ते। ये हौसला कभी डर आप नहीं में लगता। कहाँ से आता है जब नेताओं के अंदर वो रीढ़ की हड्डी नहीं बचेगा? मैंने बहुत लाखे बच्चों को पढ़ाया और उनकी आंखों में मरते हुए सपने देखे हैं, दिन रात मेहनत की, मिला कुछ नहीं। कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी, कभी मार्क्स टू ऑल के नाम पे रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी। पता चला कि हजारों लोगों का सिस्टम हैंग हो गया, एक्सेस हो गया। इन सब चीज़ों के नाम पे आप लोगों के भविष्य से खेलते रहे। तो वो जो दर्द मैंने उनकी आंखों में देखा है, मरते हुए सपने जो उनकी आंखों में देते हैं, वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, और वो चीज़ हिम्मत देती है कि लोगों के लिए लड़ना है। हमने अपना जीवन बदला, भले ही जितना बदला, लेकिन अब मुझे लगता है कि जरूरी है कि मैं लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जीवन बदल पाऊं। और मुझे इस देश की राजनीति बदलनी है, इस देश को बदलना है, और इस देश को विकसित होते हुए देखना है 2047। तो क्या मैं अभी एक शिक्षक एक्टिविस्ट से बात कर रहा हूँ या भविष्य के बहुत सफल राजनेता से?
मतलब कुछ भी हो सकता है, भगवान जानता है, क्योंकि जब आप 100 मीटर चलते हैं कोहरे में तो आगे का रास्ता दिखाई देता है। और मैं ऐसा कोई भी बयान नहीं देता हूँ स्ट्रिक्टली कि कल को ऐसा हो, पहले अब वाला मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। बाकी डर नहीं है किसी गुमराही का, मुझे पता है जहाँ भी जाएगा वो मंजिल खूबसूरत होगी। एक आखिरी संदेश पूरे देश के छात्रों के लिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिस्टम से लड़ हम रहे हैं आपके लिए, तो आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप काम करना छोड़ देते हैं तो कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, क्योंकि एक दिन सिस्टम ठीक हो जाएगा, उस वक़्त आपकी तैयारी नहीं होगी और तैयारी जो पीछे कर रहा है वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो पढ़ते रहना ज़रूरी है, काम करते रहना ज़रूरी है। काम करना हिम्मत देता है, ताकत देता है, कॉन्फिडेंस देता है, खुशी देता है। तो काम करते रहिए बस। इसी के साथ हम अंत करते हैं और थैंक यू वेरी मच अभिनय सर अपना इतना मूल्यवान समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू।